आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीतास पाठशाला में। मैं संगीता मोदक, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2, जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे इसका पार्ट 2। देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतिम वस्तुएं, यानी कि फाइनल गुड्स, तथा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग जीडीपी से भी जानते हैं। तो देखिए, अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स हम किसे कह रहे हैं? जो भी वस्तुएं उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाता है उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीडीपी क्या है, आज हम लोग इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग अंतिम वस्तुएं यानी कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं। तो उत्पादित और बेचे गए प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना का ही औचित्य है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है, मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं और बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है। वो बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्किट बेचती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? हम लोगों ने देखा गेहूं से हमें आटा मिला, आटा से फिर हम लोगों ने आटा का, चीनी का, तेल का प्रयोग करके जो है बिस्किट के पैकेट को बनाया। तो यहाँ पे आटा, चीनी और तेल क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तुएं। और जो बिस्किट का पैकेट बना वो हमारा क्या हो गया? फाइनल गुड्स। क्योंकि ये जो है आटा, चीनी और तेल, ये उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग नहीं हुआ, ये उत्पादन कार्य में लगा, जिसे हम मध्यवर्तीय वस्तुओं के नाम से जानते हैं। और जो बिस्किट जो कि उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया जाएगा उसे हम क्या कह रहे हैं? अंतिम वस्तु। यानी कि अंतिम वस्तु वो है जो उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किया जाए। ठीक है। तो अब आटा जो है, गेहूं जो है, ये चीनी है, तेल है, ये सब का जो दाम है वो एक बिस्किट के पैकेट में जो है आपका सम्मिलित है। ठीक है। इसीलिए इस बिस्किट का दाम क्या हुआ? 60 रुपये हुआ। तो इसलिए अगर हम सारे जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं सबका अगर हम लोग कीमतों को बार बार जोड़ने लगेंगे तो यहाँ क्या होगा कि जो सही वैल्यू है, सही मूल्य है, वो हम नहीं जान पाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम का, समस्या का जो है सृजन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह बिस्कुट जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। आशा करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा अंतिम वस्तुओं का कॉन्सेप्ट। अब केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? जैसा कि मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इससे पहले बताया कि क्यों हम लोग करते हैं अंतिम वस्तु और सेवा का ही गणना। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि बिस्किट के पैकेट में चीनी, तेल और आटा जो है वो पहले से ही सम्मिलित है। बिस्किट अंतिम वस्तु के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है ना? देखिए, गेहूं से क्या हो रहा है आपका? गेहूं को फिर हम लोगों ने फ्लोर में यानी कि मैदे में कन्वर्ट किया। उसके साथ हमें मिल्क यानी कि दूध चाहिए, ब्राउन शुगर यानी कि शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, फिर तेल चाहिए। ठीक है। फिर क्रीम चाहिए, बटर चाहिए। ये सब क्या हो गए? मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई। ये सब मध्यवर्ती वस्तुओं को मिला के हमें क्या मिल रहा है? फाइनल गुड्स, जो कि क्या है? बिस्किट्स। ठीक है। कोई क्रीम बिस्किट है तो कोई प्लेन बिस्किट है, जिसमें जो ज़रूरत है हमें वो उतनी ही मध्यवर्ती वस्तुओं की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग अगर इस बिस्किट के कीमत के साथ साथ ये दूध, बटर, फिर तेल, क्रीम, मैदा, ये सब का दाम फिर से जोड़ लेंगे तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा मूल्य हो जाएगा, या फिर दोहरा जो है गणना हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जब बिस्किट जब उत्पादित हो रही है तो उसमें सारे वस्तुओं की जो मूल्य है वो सम्मिलित होती है। इसीलिए मध्यवर्ती वस्तुओं के जो मूल्य है उसे हम लोग नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब
जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी से भी जानते हैं। सुनते ही होंगे कि इस देश की जीडीपी बढ़ रही है, भारत की जीडीपी घट गई, भारत की जीडीपी इतने अंकों से बढ़ गई, इतने रेट से बढ़ गई। तो देखते हैं ये जीडीपी होती क्या है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करती है। यानी कि किसी भी वर्ष में अगर प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित जो भी अंतिम वस्तुएं होती हैं और सेवाएं होती हैं, उनके मूल्य को अगर हम जोड़ते हैं सारे तीनों क्षेत्रकों की, तो हमें कुल उत्पादन की जानकारी मिलती है। तो तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं हम लोग। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीडीपी अर्थात अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करती है कि कौन अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी विशाल है, कितनी विकसित है। हमें ये कौन बताता है? ये हमें जीडीपी बताता है। जिस देश की जीडीपी जितना ज़्यादा, उस देश को हम उतना ज़्यादा विकसित मानते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसे जो कठिन कार्य है वो केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसको मापने का कठिन कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का किस प्रकार से योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में। तो देखिए, जो आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं, आप इस चार्ट को देखिए। इसमें हम लोगों ने 1973 से लेकर के 74 तक का एक डाटा दिया है और एक डाटा हम लोगों ने 2013 से 14 तक का दिया है, ठीक है। जो ब्लू कलर का जो भी बार ग्राफ दिख रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र को दर्शाता है, जो लाल रंग का बार ग्राफ दिख रहा है वो हमें द्वितीयक क्षेत्र को दर्शाता है, और जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है यानी कि हरा रंग का, वो हमें तृतीयक क्षेत्र को दर्शाता है। देखिए ज़रा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमें बार डायग्राम क्या कह रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है। वर्ष 1973 से 74 और 2013 से 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि देखिए कहाँ हुई है? तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में। देख पा रहे हैं ना आप? यानी कि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो नो डाउट वहीं से जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाएगा, योगदान जाएगा, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। आगे देखिए, परिणामतः वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। देखिए, अगर आप 1973 और 74 का डेटा देख पा रहे हैं तो वहाँ पे जो ब्लू कलर का जो बार ग्राफ है वो प्राथमिक क्षेत्र का है, वो सबसे ज़्यादा योगदान देता था। उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र, फिर आपका द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे 2013-14 के डेटा को, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीयक क्षेत्र का, फिर है द्वितीयक का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन में। यानी कि उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र कर रहा है? तो पहला तृतीयक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक और तीसरा आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। अच्छा, ये तृतीयक क्षेत्र का इतना महत्व क्यों बढ़ा? आइए इसको जानते हैं। आप फिर से एक बार डायग्राम को देखिए। ये आलेख 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, जो क्षेत्र है उनकी हिस्सेदारी किस प्रकार से है। हम लोगों ने इससे पहले देखा कि उत्पादन कौन सा क्षेत्र ज़्यादा कर रहा है, तो वो कौन सा क्षेत्र था? वो था आपका तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में वैसे ही हम लोगों ने प्राथमिक को ब्लू और द्वितीयक को लाल और तृतीयक को हरे रंग से दिखाया है। अब देखिए, भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, इसको जानेंगे। तो भाई क्यों हुआ? पहला कारण देखिए,
किसी भी देश के लिए कुछ आधारभूत सुविधाएं होती है ना, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। हर किसी को वो सेवाएं चाहिए होती है। जैसे क्या क्या चाहिए होती है? अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाक सेवा, तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनीय कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि। ये सारी जो सुविधाएं हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, हर किसी को ज़रूरत पड़ती है और हर किसी को चाहिए। और ये सारी जो सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसीलिए पहला कारण ये था कि आधारभूत जो भी सुविधाएं हैं वो तृतीय क्षेत्र में आने के कारण ये जो तृतीय क्षेत्र है उसमें उसकी हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि ये सारे सेवाएं तृतीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो इसके फलस्वरूप तृतीय क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई। अब आइए दूसरा जो कारण है उसको देखते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जितनी वृद्धि होगी उतनी वृद्धि तृतीय क्षेत्र में भी होगी। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो वृद्धि होगी उतनी वृद्धि तृतीय क्षेत्र में भी होगी। ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं जरा। क्योंकि जो उत्पाद प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित होती है उसे यातायात, व्यापार, भंडार आदि की ज़रूरत पड़ती है जो तृतीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में जो भी उत्पादनें होती है, अगर हम उसे यातायात की सुविधा नहीं दे तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा कैसे, वो बाज़ार तक पहुंचेगा कैसे? तो उत्पादन होना तो एक अलग बात है, लेकिन उसको बेचना, उससे अर्थ कमाना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पहलू है जो कौन पूरा करता है? जो सेवा क्षेत्र पूरा करता है। दूसरा व्यापार, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भंडार, सामानों का उत्पादन तो हो गया, आलू, प्याज, दाल, चावल, दलहने, सबका उत्पादन हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अगर उन सबको हम लोग ठीक तरीके से रखेंगे नहीं, भंडार, कोल्ड स्टोरेज जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग उसको सही तरीके से रखेंगे नहीं, सब सड़ जाएंगे। तो वो भी जो सुविधाएं हैं वो कौन प्रदान करती है? वो भी प्रदान करती है सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो गया। अब आइए तीसरा कारण। पिछले कुछ सालों में भारत में लोगों के आय में भारी वृद्धि हुई है। जैसे कि हम जानते हैं, आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप अन्य कई सेवाओं जैसे आपका रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू हो गई। जो सब किसके अंतर्गत आती है? रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय इत्यादि जो है ये सब कुछ सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसीलिए जब इसमें वृद्धि हुई तो ये सभी तृतीय क्षेत्र से संबंधित थी, तो तृतीय क्षेत्र में भी वृद्धि हुई। अब आइए देखते हैं चौथा कारण। विगत कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने बहुत ज़्यादा विकास किया। हम देख ही रहे हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हम लोग जो आज एक जगह से दूसरी जगह इतना आसानी से अपने संदेशों को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इतना इजी हो गया है आजकल। पहले हम जानते थे कि हमें ट्रंक कॉल करना होता था, जिसमें कि लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब क्या है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी जो है संपर्क साध सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है ये बहुत ज़्यादा विकास किया है। आज कहीं कुछ भी होता है तो हमें एक चुटकी में खबर आ जाती है। न्यूज़ चैनल में पहले तो अखबारें हुआ करती थी, लेकिन अब न्यूज़ चैनल ही इतना ज़्यादा एक्टिव रहती है, मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव रहती है कि हमें हर बात की खबर, हर बात की सूचना काफ़ी जल्द प्राप्त हो जाती है, चाहे वो देश हो या विदेश। और ये भी तृतीय क्षेत्र से ही संबंध है। ये सारी जो मीडिया हो गई, ये जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गई, ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये सब आती है आपकी तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो अब हम लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि तृतीय क्षेत्र जो है उत्पादन ज़्यादा कर रही है, तृतीय क्षेत्र जो है हर एक पहलू में, हर एक क्षेत्र को, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीय क्षेत्र हो, उनको भी मदद प्रदान कर रही है। तृतीय क्षेत्र अगर नहीं हो तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकेगा सही तरीके से। तो अब देखते हैं हम लोग अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि अगर
उत्पादन ज़्यादा कर रहा है तृतीयक क्षेत्र, तो सबसे ज़्यादा लोग नियोजित कहाँ होंगे? वहीं नियोजित होंगे, तृतीयक क्षेत्र में। तो क्या ऐसा है? आइए देखते हैं ज़रा। इस ग्राफ को देखिए आप। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रों की हिस्सेदारी। जैसे हम लोगों ने पिछले बार कहा कि कौन सा क्षेत्र, पिछले जो स्लाइड में मैंने बताया उसमें भी मैंने यही बताया कि जो क्षेत्रकों की हिस्सेदारी है उसमें तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। आलेख 2 जो दिखा रही है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? तृतीय क्षेत्र की, यानी कि सेवा क्षेत्र की। अब जरा सा आलेख 3 को देखिए। तृतीय आलेख में हम लोग बता रहे हैं कि रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हम बात करते हैं 1977 से 78 की, तो प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, फिर तृतीय क्षेत्र, फिर द्वितीय क्षेत्र। लेकिन 2017-18 के अगर हम डेटा को देख रहे हैं तो क्या इसमें हम लोग जो होना चाहिए था क्या वो है? नहीं है। तृतीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, उसकी उत्पादन की क्षमता ज़्यादा है। क्षेत्रकों में जो हिस्सेदारी है उसमें भी तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी दे रही है सकल घरेलू उत्पाद में। तो यहाँ पे जो है लोगों की रोजगार में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? तृतीय क्षेत्र की, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी जो है प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा लोगों को जो है अधिकांश जो लोग हैं वो नियोजित कहाँ हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में कम है। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं ज़रा। तो ज़रा देखिए इसमें, इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पाद में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। मतलब औद्योगिक उत्पाद यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो द्वितीय क्षेत्र है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। वहाँ पे कितनी गुना वृद्धि हुई? 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई। परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। अगर उत्पाद में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है तो औद्योगिक रोजगार में भी तो 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे 3 गुना ही वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में जो उत्पादन है उसमें 14 गुना की वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम की वृद्धि हुई। मतलब जो सेवा क्षेत्र है उसमें बहुत तीव्रता से जो है आपका बहुत रैपिडली जो है ग्रोथ हुआ प्रोडक्शन में, यानी कि उत्पादन में। लेकिन उसके रिजल्ट में, यानी कि रिजल्टेंट के हिसाब से, उसके परिणाम स्वरूप जो उसमें रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी वृद्धि नहीं हो पाई। तो आइए इसके कारणों को थोड़ा जान लेते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, हम लोगों ने बातें भी की कि तीनों क्षेत्रों में जो है उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में थोड़ा उत्पादन घटा है, तृतीय क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, द्वितीय क्षेत्र में भी बढ़ा है। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है? तृतीयक का, फिर द्वितीयक का, फिर प्राथमिक का उत्पादन में। लेकिन फिर भी रोजगार में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता के से अधिक लोग लगे हुए हैं। अभी भी हम जानते हैं कि एक खेत में अगर हमें 3 या 4 लोगों की ज़रूरत है तो वहाँ पे 6-6, 7-7 जन काम कर रहे हैं, जिसकी कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक तरीके की बेरोज़गारी कहते हैं, जिसे हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में भी जानते हैं, ठीक है? यानी कि प्रच्छन्न बेरोज़गारी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे लोग आवश्यकता से ज़्यादा लगे हुए हैं, जिस कारण से ना उन्हें मुनाफा हो रहा है। लेकिन अगर वही 3 लोग काम करते और वो जो बाकी के 3-4 लोग हैं वो अगर किसी और क्षेत्र में जा कर के अपना काम ढूँढते, तो क्या होता कि उनकी भी आय में बढ़ोतरी होती। लेकिन अभी भी लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम उसी खेत में काम करेंगे तो हमारा काम आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रोजगार को क्या कर रहे हैं? बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है कृषि क्षेत्र का। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी का हिस्सा है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन ना होना। देखिए, लोग तो चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र से अगर चाहेंगे भी कि हम तृतीय या द्वितीय क्षेत्र में, यानी कि उद्योगों में जाके काम करें, या फिर बैंकों में, परिवहन सेवा में, या फिर किसी और सेवा में जा कर के हम अपना योगदान दें,
तो उनके लिए ये बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार के जो पर्याप्त अवसर है उनका सृजन नहीं हुआ है। अभी भी लोगों को ईज़िली वहाँ पे काम नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए कुशल होना ज़रूरी है, स्किल्ड होना ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। लेकिन जो गाँव में रहते हैं, किसान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं होते, स्किल्ड नहीं होते हैं, तो उन्हें इस कारण से इसकी जो है लाभ को नहीं उठा पाते हैं वो। अब अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में ऐसे लोग लगे हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, तो अगर हम उन्हें हटा भी देते तो वहाँ पे कोई उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी भी अनायार्थ जो है लोग वहाँ पे कृषि क्षेत्र में फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जिसकी कि कोई उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि अभी भी कृषि क्षेत्र में लोगों को जो हम देख रहे हैं वो रोजगार नियोजन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्पादन उस हिसाब से है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हम देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। ठीक है, इसे आप अल्प बेरोजगारी कहिए या फिर अच्छिन्न बेरोजगारी बोलिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलिए। इस तरीके की बेरोजगारी हमें कहाँ देखने को मिल रही है? ये हमें तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में देखने को मिल रही है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को जो है किन क्षेत्र की किस तरीके की योगदान है जीडीपी को अच्छे से समझ लिया है। आगे हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग अंतिम वस्तु क्या किसे कहते हैं, अंतिम वस्तु का क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है या महत्व है। उसके बाद हम लोगों ने जीडीपी के बारे में बात की, तीनों क्षेत्रों के कंट्रीब्यूशन को देख लिया है। नेक्स्ट पार्ट को यानी कि थर्ड पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग आगे की चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कंक्लूड भी करेंगे। ठीक है, तो निष्कर्ष भी उसका देंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोज़ में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ don't forget to click on the like, subscribe and on the bell button.